एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सबसे पहले आपको बताएंगे पहाड़ पर कैसा है मौसम। सच साबित हुई है मौसम विभाग की भविष्यवाणी। जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, जो जानकारियां मुहैया करवाई थी, वो सच साबित हुई है। बर्फबारी, बारिश हुई है उत्तराखंड में, चक्राता में, मसूरी में बारिश हुई है और बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था, जो भविष्यवाणी जारी की थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई है। अब जो ऊपरी जो उच्च हिमालय क्षेत्र है, वहां पर नदियां जमने लगी हैं, बर्फबारी हुई है। इसके साथ साथ जो मध्य रेंज है, वहां पर भी बर्फबारी इस बार देखने को मिली है, जबकि निचले इलाकों में बारिश हुई है। देहरादून में बारिश हुई है, मसूरी में बारिश हुई है। बारिश के बाद ठंड काफी बढ़ गई है। 3 दिनों तक के लिए यह अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग का। यह अलर्ट 3 दिनों के लिए है और अलर्ट है बारिश का, बर्फबारी का, और अब ठंड बढ़ गई है। विकासनगर में मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। रात में बारिश के बाद चक्राता में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते तापमान गिरा है। बर्फबारी के चलते होटल व्यापारियों के चेहरे खिल गए और अब माना जा रहा है कि बर्फ पड़ने से सैलानी चक्राता का रुख कर सकते हैं। और आप इन तस्वीरों को देखिए, सुबह सुबह एबीपी गंगा पर इन तस्वीरों को देखकर आप इन पहाड़ियों का दीदार करके घर बैठे ही मंत्रमुग्ध हो सकते हैं। ये नज़ारा जो चक्राता में इस वक्त का है, वो आपको घर बैठे हम एबीपी गंगा दिखा रही एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं विकासनगर चक्राता की। ये खूबसूरत पहाड़ियां अपने आप में बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन इस हरियाली पर ये जो सफ़ेद परत कुदरत ने चढ़ा दी है, उसने 4 चांद यहाँ की खूबसूरती पर लगा दिया है। देखिए, सैलानियों की संख्या बढ़ने लगी है। बेहद खूबसूरत दिख रहे हैं पहाड़। बर्फबारी के बाद मुश्किल हो जाता है रहन सहन, वहाँ पर जीना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आवाजाही बंद हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। बर्फबारी की वजह से पानी जम जाता है, दूसरी समस्याएं होती हैं, लेकिन सैलानियों के लिए तो ये खुश कर देने वाला मौसम। मौसम का मिजाज मसूरी में भी बदल गया। देर रात हल्की बारिश हुई और हल्की बारिश के बाद यहाँ पर बर्फबारी होने लगी, जिसके बाद स्थानीय लोग और पर्यटक होटलों से निकलकर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बाहर निकल पड़े। बर्फ पड़ने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं और अब अनुमान ये जताया जा रहा है कि नए साल में लोगों को बर्फबारी का तोहफा मिल सकता है। मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में, धनौल्टी के सुरकंडा देवी, पनी टिब्बा जैसी जगहों पर बर्फबारी हुई है, हल्की बर्फबारी हुई है। और वहीं कंपनी बाग इलाके में भी हल्की बर्फबारी हुई है। अभी ये जो बर्फबारी है, ये हल्की है और मौसम विभाग के अनुमान है कि आने वाले दिनों में कई फीट की बर्फबारी हो सकती है, गिर सकती है। मौसम बड़कोट में भी बदला है। यहाँ की यमुना घाटी के निचले और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, तो निचले इलाकों में बारिश हुई है। बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान गिर गया है। निचले क्षेत्रों में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया है। 2 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया है। बेहद सर्द हवाएं भी चल रही हैं और सर्द हवाओं के बाद मौसम बेहद ठंडा हो गया है। निचले इलाकों में बारिश हुई है, जबकि ऊंचाई वाले जो चोटियां हैं, वो बिल्कुल सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बर्फ सफ़ेद उन चोटियों पर पड़ी है। जबकि निचले इलाकों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और अब लोग आग का सहारा ले रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं खुद को सर्दी से बचाने के लिए। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसके बाद कुछ ये नज़ारा देखिए, ये बड़कोट की तस्वीरें। पहाड़ों पर आप बादलों को देख सकते हैं और कुछ इस तरह का मौसम बना हुआ है। मौसम विभाग का जो अलर्ट था, वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। जो पूर्वानुमान था, वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। मसूरी की बात कर ली जाए, चक्राता की बात कर ली जाए, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले हिस्सों की बात कर ली जाए, या रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी या चमोली जिले की बात की जाए, तो वहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है और कुछ हिस्सों में हो भी रही है, जबकि निचले इलाकों में बर्फबारी हुई है। तो 3 दिनों तक का यह अलर्ट जो जारी किया गया था, वो सही साबित हुआ है। मसूरी में बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई है। बर्फबारी चूंकि हल्की हुई है, तो बर्फ ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं टिकी। हल्की बर्फबारी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। हल्की बर्फबारी हुई, बर्फ की जो फाहें हैं वो गिरी ज़रूर थी। इसी तरह चक्राता का जो नज़ारा है, वो दिलकश नज़ारा है और तस्वीरें आपके सामने हैं कि जो पेड़ हैं, उनकी टहनियों पर बर्फ लक तक लदी हुई दिखाई दे रही है। तो बारिश और बर्फबारी
देखने को मिली है। तो मौसम विभाग ने यह अनुमान जताया था कि उत्तराखंड में, और सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होगी, और वो बिल्कुल सही साबित हुआ है। उत्तराखंड के जो जिले हैं, जो पहाड़ी जिले हैं, जिसमें जहां पर बर्फबारी होती है हमेशा, उसमें पिथौरागढ़ है, उसमें उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, पौड़ी में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है, और वहां बर्फबारी हुई है। और बर्फबारी के बाद का ये नज़ारा है, मसूरी में बर्फबारी हुई है, और चक्राता में बर्फबारी के बाद का नज़ारा, और शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं। शिमला, हिमाचल, शिमला में भी कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिले। बर्फ पड़ी हुई है, सड़क पर इतनी बर्फ है कि फिर उसके बाद जेसीबी की मदद से साफ किया जा रहा है इस बर्फ को। अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फिर से दून अस्पताल में भर्ती करवाए गए। मुख्यमंत्री को इन्फेक्शन और बुखार की दिक्कत के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल शनिवार से सीएम को हल्का बुखार था। कल दून अस्पताल में उनकी खून की जांच करवाई गई, सीटी स्कैन करवाया गया, फेफड़ों में हल्का इन्फेक्शन उनका जांच में पाया गया, जिसके बाद उन्हें एहतियातन भर्ती करवाया गया है, और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी रख रही है। दरअसल 18 दिसंबर को सीएम की कोरोना की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद से वो होम आइसोलेशन में थे, और अब वो अस्पताल में भर्ती करवाए गए। दरअसल जब से कोरोना संक्रमित मिले थे, अस्पताल में नहीं आए थे, भर्ती नहीं थे, होम आइसोलेशन में थे, लेकिन अब अस्पताल में। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, मुख्यमंत्री सूबे के मुखिया बीमार हो तो सबकी नजरें होती हैं, और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी लोग कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शकों को बताएं कि अभी उनकी सेहत कैसी है। जी राजीव, देखिए मुख्यमंत्री कल शाम को दून अस्पताल में एडमिट हुए हैं, और विशेषज्ञों जो डॉक्टर्स हैं उनकी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मैं इस वक्त उसी दून अस्पताल के बाहर हूं जहां पर मुख्यमंत्री भर्ती हुए हैं, और ऐसे में क्योंकि जिस तरीके से 18 तारीख की अगर हम बात करें तो 18 तारीख को मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव आए थे। उसके बाद टेस्ट में उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने खुद ये संदेश जारी किया था कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो उनके खून की जांच और जब सीटी स्कैन कराया गया, क्योंकि हल्के बुखार की शिकायत मुख्यमंत्री को थी, तो उसके बाद फेफड़ों में हल्का इन्फेक्शन जो है, डॉक्टरों का कहना है कि हल्का इन्फेक्शन है, और ऐसे में एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री को एडमिट किया गया है। अभी तक की जो जानकारी है तो उनके जो स्वास्थ्य है वो स्थिर है, और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उनको नहीं है, लेकिन हल्का बुखार जो डॉक्टरों ने बताया था उस पर जो है उनका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही हम बात करें, क्योंकि इससे पहले विधानसभा सत्र हुआ, मुख्यमंत्री वहां पर भी जब कोरोना पॉजिटिव थे तो वर्चुअली जुड़े थे, और उसके बाद उन्होंने भी जनता को शुक्रिया किया था, क्योंकि उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। रवि, वो सत्र से जुड़े थे, लेकिन एक अच्छी बात आपने बताया कि उनकी सेहत ठीक है, पहले से बेहतर बताई जा रही। रवि, आप हमारे साथ बने रहे। तो सूबे के मुखिया संक्रमित हो गए, तो ऐसे में आपको कितना एहतियात बरतना है, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात हम कोरोना की करें उत्तराखंड में, तो इसका प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि सूबे के मुखिया खुद कोरोना की चपेट में है। बीते 24 घंटे का जो आंकड़ा है उत्तराखंड का है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई उत्तराखंड में कोरोना के केसेस आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की उत्तराखंड में मौत हुई है, जबकि प्रदेश में अब तक 89,645 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ये अब तक का कुल आंकड़ा है, और इसमें जो रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा है, लेकिन जो एक्टिव केसेस हैं वो करीब 5,000 के करीब बने हुए हैं। इधर हल्द्वानी के एसएसपी सुनील कुमार मीणा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि एससीएच अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दून अस्पताल में भर्ती हैं, कब तक डिस्चार्ज होंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में। हरिद्वार के वरिष्ठ चिकित्सक और सर्जन डॉक्टर वेद प्रकाश मौर्य का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया। डॉक्टर मौर्य हरिद्वार के जिला अस्पताल में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देते रहे, और उनका कुछ समय पहले ही पौड़ी जिले में तबादला भी हुआ था। काफी समय से तबीयत खराब होने के चलते उन्हें विभाग ने हरिद्वार वापस भेज दिया था। 8 दिसंबर को डॉक्टर मौर्य कोरोना संक्रमित मिले, जिसके बाद उन्हें एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया गया। और आपको बता दें कि हरिद्वार में अब तक कोरोना संक्रमण के चलते 145 लोगों की मौत हो चुकी है। 40 केस आए हैं जो पॉजिटिव हैं, जो रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र के हैं, और टोटल हमारे यहाँ 12,399 केस हैं अभी तक के, और
12 हॉस्पिटल में परमानेंट हमारे बने हुए हैं जो रोज सैंपलिंग कर रहे हैं। अभी तक 145 हैं कि पूरे जिले का कहीं भी जो डेथ हुआ है। ऐसे हमारे ज़िले में 15 का डेथ हुआ है जो हरिद्वार के हैं, लेकिन हरिद्वार में रहने वाले का जो कहीं भी भर्ती रहे तो 145 है वो। बागेश्वर में कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी करी। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी दफ्तर पर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल में लाए जाने वाले कंटेनर भंडारण को लेकर सीएमओ से जानकारी ली। उन्होंने जाना कि कहां पर उसको संरक्षित करके रखा जा सकता है, कहां पर स्टोर किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में स्टोर किया जा सकता है, तो उसकी व्यवस्थाएं कैसी है, सीएमओ से जानकारी ली। तो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की जो बैठक है वो लगातार हमारी हर हफ्ते होती है और उसी में जो अभी तक हमने निर्णय लिए हैं उसी के रेफरेंस में आज हमारे यहाँ पे इंस्पेक्शन हमने किया है। क्योंकि जो भी हमारे जो वैक्सीनेशंस आएंगी उसके लिए सबसे पहले वो हमारे यहाँ पे सीएमओ कार्यालय का जो हमारा कोल्ड स्टोर है सबसे पहले वो यहाँ पे आएंगी। तो लगभग जैसा भी बताया जा रहा है कि फेज़ 1 में जो हमें 20% पॉपुलेशन जनपद की कवर करनी है, तो लगभग हमें 60,000 पॉपुलेशन पूरे हमारे जनपद में कवर करनी होगी फेज़ 1 में। और उसके लिए हमारा जो इतनी हमें जो है वैक्सीनेशंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है कि नहीं है वो भी हमें देखना था। पिथौरागढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला चिकित्सालय में 25 और वेंटिलेटर्स लगाए जा रहे हैं। जिला चिकित्सालय में पहले 3 वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि पहले से जिला चिकित्सालय में मौजूद वेंटिलेटर का फायदा आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। वेंटिलेटर लगाकर जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। कोविड का हमारा अस्पताल है, डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो हमने बनाया है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को, उसी में हम लोगों ने जो है पूर्व से 8 वेंटिलेटर हमारे पास में उपलब्ध थे जिसको हम संचालित कर रहे थे। अभी अलग से शासन के निर्देशित क्रम में जो है हमको 25 और वेंटिलेटर्स बेस अस्पताल में लगाने के लिए हमको स्वीकृति प्राप्त हो गया है। उसका हमने उसको जो है लगाना शुरू कर दिया, इंस्टॉलेशन प्रारंभ कर दिया है। कि आपके पास 8 वेंटिलेटर ऑलरेडी हैं और वो वेंटिलेटर आपने ऐसी स्थिति में है कि उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। पहले आप उस 8 वेंटिलेटर जो आपके पास जिला अस्पताल में पड़े हैं उनका इस्तेमाल तो कर लीजिए, उसके बाद नए इस्तेमाल करिए। ऐसा लगता है कि ये तो खुलेआम खरीद फरोख्त हो रही है, धन का दुरुपयोग हो रहा है। पहले जो उपलब्ध है उनका उपयोग आप करें, उसके बाद नहीं करें। और अब 20 वेंटिलेटर और खरीद रहे हैं। अब बात कांग्रेस के स्थापना दिवस की। देहरादून में कांग्रेस का स्थापना दिवस 136वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर ध्वजारोहण होगा। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रीतम सिंह वो ध्वजारोहण करेंगे। करीब 10:30 बजे ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया, जबकि 11 बजे तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। अब सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए। रवि, विस्तार से दर्शकों को बताएं कि देहरादून में क्या क्या कार्यक्रम है, प्रदेश भर में क्या क्या कार्यक्रम है कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर। राजीव, देखिए आज कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और ऐसे में पूरे देश में कांग्रेस ने कार्यक्रम रखे हैं जिसमें खास तौर पर तिरंगा यात्रा आज के कार्यक्रमों में शामिल है। वहीं अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहाँ पर भी जिला और तमाम जो ब्लॉक स्तर हैं वहाँ पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि वो आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे और साथ ही 136वें स्थापना दिवस को विशेष तौर पर मनाएंगे। अगर हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में 10:30 बजे तो जो कांग्रेस मुख्यालय है वहाँ पर ध्वजारोहण होगा और इसके बाद जो तिरंगा यात्रा निकलेगी वो देहरादून शहर की परिक्रमा करेगी। और इसके साथ ही कांग्रेस का जो और कार्यक्रम है इसमें अगर हम बात करें तो तिरंगा यात्रा के साथ ही कांग्रेस अपने 136वां स्थापना दिवस मना रही, तो अभी तक का जो राजकाज रहा उसके बारे में भी बात करेगी और इसके साथ ही जो किसानों का मुद्दा है उस पर भी जो है इस तिरंगा यात्रा में उस मुद्दे को भी उठाया जाएगा। तो ये कांग्रेस का पूरा कार्यक्रम है जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं को आज शामिल होना है। 10:30 बजे ध्वजारोहण के बाद करीब 11 बजे ये तिरंगा यात्रा आज देहरादून शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता निकालेंगे। जी रवि, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।
अब आगे बढ़ते हैं, अल्मोड़ा का रुख करेंगे जहां पर कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालेगी। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं क्योंकि 136वां स्थापना दिवस आज कांग्रेस मना रही है, तो कांग्रेस अल्मोड़ा में भी कार्यक्रम करेगी। यहां पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होंगे और कार्यकर्ताओं में यहां से जोश भरा जाएगा। अल्मोड़ा में कार्यक्रम है, 136वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, तो हल्द्वानी में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। अल्मोड़ा ही नहीं, हल्द्वानी में भी रामलीला मैदान से बाजार क्षेत्र में यह तिरंगा यात्रा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत आज कोटद्वार पहुंचेंगे सुबह 11 बजे। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का स्वागत होगा कोटद्वार। तो कोटद्वार का दौरा है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का, जहां वो 11 बजे स्वागत उनका होने वाला है। कोटद्वार में बाइक रैली को यहां हरी झंडी दिखाएंगे। बाइक रैली को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हरी झंडी दिखाएंगे। यहां पर कोडिया बैरियर से ऑडिटोरियम तक ये रैली निकाली जानी है, बाइक रैली निकाली जाएगी जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बंशीधर भगत। तो बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में है, 2022 की तैयारियां कर रही है और कोशिश करेगी कि इस बार बीजेपी वापस सत्ता में एक बार फिर से 2022 में लौटे। तो बाइक रैली निकाली जाएगी जिसमें खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शिरकत करेंगे। खबर अब विकास नगर से, जहां पर आग में जलकर एक शख्स की मौत हो गई। कपड़े की दुकान में अचानक भीषण आग लगी थी और उसके बाद एक शख्स की मौत हो गई जलने की वजह से। आग लगने की वजह से ये दुकान मालिक बताए जा रहे हैं वो भी झुलस गए। एक शख्स की मौत हुई है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते ये हादसा हुआ। कपड़े की ये दुकान, चूंकि कपड़े की दुकान थी, इसमें सामान था, जैसे ही आग लगी, ऐसा कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी होगी। उसके बाद पूरी की पूरी दुकान जलने लगी और एक शख्स की आग में जलने की वजह से मौत हो गई। वो आग में इतने झुलस गए कि बच नहीं पाए। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताए जा रहे हैं। विकास नगर की ये खबर है। खबर अब नैनीताल से, जहां पर शेरवुड डायसिस सोसाइटी मामले में आज सुनवाई होने वाली है। एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज शेरवुड डायसिस सोसाइटी मामले में उत्तराखंड सरकार और दूसरे मामलों में सुनवाई होनी है। पीटर धीरज इमैनुअल को शेरवुड का अंतरिम प्रिंसिपल बनाने पर विवाद है। ये जो विवाद है, ये विवाद जा पहुंचा है कोर्ट तक। तो आज मामले में सुनवाई है, बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई है। शेरवुड डायसिस सोसाइटी मामले में ये सुनवाई है आज और उत्तराखंड सरकार और दूसरे मामलों में सुनवाई होगी। पीटर धीरज इमैनुअल की, उनको शेरवुड का अंतरिम प्रिंसिपल बनाने पर यह विवाद है और विवाद मामले में सुनवाई होनी है आज। और इस पर एबीपी गंगा की लगातार नजर बनी रहेगी कि आज की सुनवाई में क्या क्या होता है। पीटर धीरज इमैनुअल को शेरवुड का अंतरिम प्रिंसिपल बनाने पर विवाद है और इसी मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तो उत्तराखंड सरकार से जुड़े और दूसरे मामलों पर सुनवाई होने वाली है, यानी कि इस मैटर पर तो होगी, इसके अलावा और भी सुनवाइयां होनी है अलग अलग उत्तराखंड सरकार से जुड़े हुए मामलों पर भी। और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए और इसके लिए उच्च शिक्षा आयोग या लोक सेवा आयोग के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और उन्होंने कहा कि किसी भी अशासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन भत्ता नहीं रोका गया है और इन कॉलेजेस के प्रबंधकों को स्पष्ट कह दिया गया है कि वो नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से करें। सरकार ने एक तो स्पष्ट कर दिया है कि पारदर्शी हिसाब से नियुक्तियाँ होंगी। दूसरा, सरकार ने कहा है सभी एडेड कॉलेजों को कि त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं चल सकती है, कि वो नियुक्तियाँ खुद करें, तनख्वाह उत्तराखंड सरकार दे और एफिलिएशन वो भारत सरकार से लें। सरकार ने उनसे कहा है कि अगर आपको उत्तराखंड सरकार तनख्वाह देती है, पेंशन देती है, भत्ते देती है, उनका प्रमोशन करती है, तो उनको श्रीदेव सुमन से जो है अपना एफिलिएशन लेना पड़ेगा और ये सरकार ने उनको स्पष्ट बता दिया है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद अब खबर बागेश्वर से, जहां पर अनियंत्रित होकर एक टैक्सी खाई में जा गिरी। हादसा हुआ है बागेश्वर से खबर है, जहां पर एक टैक्सी खाई में गिरी है। अनियंत्रित होकर ये टैक्सी खाई में गिरी है। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। महिला ने दम तोड़ दिया और टैक्सी में उस वक्त बताया जा रहा है 4 लोग सवार थे जब हादसा हुआ। 3 घायलों को अब 108 की मदद से अस्पताल ले जाया गया, भर्ती करवाया गया, लेकिन एक की मौत हो गई है। कर्णप्रयाग के गोगुना मल्ला रोड पर ऑल्टो 800 कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हादसे में कार सवार 42 साल के एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। यह खबर कर्णप्रयाग से, जहां पर हादसा हुआ, एक कार गिरी और उसके बाद एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जिसकी उम्र 42 साल बताई जा रही है। उत्तरकाशी से खबर, जहां पर मौसम का मिजाज बदला है। मौसम का मिजाज फिर से बदला है और सुबह से रिमझिम बारिश के साथ शुरुआत हुई और उसके बाद का ये नजारा आप देख रहे हैं। ये नजारा है उत्तरकाशी का। रिमझिम बारिश से जब शुरुआत हुई तो उसके बाद बदलता चला गया मौसम और अब बर्फ आपको चारों तरफ दिखाई दे रही है तस्वीरों में। टिहरी जिले में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है। देर रात से लगातार झमाझम बारिश और उसके बाद टिहरी में ये बर्फबारी देखने को मिली। धनौल्टी में ये बर्फबारी हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और खूबसूरत लग रही हैं पहाड़ियां, मानो सफेद रंग से रंग दिया हो किसी ने। चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।